हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक और टॉपिक उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हम हिस्ट्री के दो टॉपिक हड़प्पा सभ्यता और पूर्व वैदिक काल को पढ़ चुके हैं। तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, तो इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, वैदिक युग जिसे हम वैदिक काल को कहते हैं, उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहली जो वैदिक काल होता है उसका टाइम पीरियड होता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड होता है। और जो ऋग्वैदिक का हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक या 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका जो है टाइम पीरियड हो जाता है। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल या जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है उसमें देखा था कि उसमें मात्र जो है एक वेद की रचना होती है जो ऋग्वेद होता है। और जो उत्तर वैदिक काल होता है इसमें तीन वेदों की जो है रचना होती है। कौन कौन से वेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की इसमें जो है रचना होती है। तो इसमें तीन वेदों की जो है मुख्यतः रचना होती है। तो आज का हमारा पहला है उत्तर वैदिक काल में इनका निवास स्थान। तो इनके निवास स्थान को अब हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इनके निवास स्थान की बात की जाए तो हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि आर्यों ने जो है भारत पर आक्रमण कर लिया था और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो समाप्त हो गई थी। ऐसे ही जब वैदिक काल आता है तो इनका जो जीवन होता है वो यायावर होता है, यानी कि जो पशुपालन होता है वो इनका मुख्य जो है व्यवसाय होता है। और ये कहाँ चले जाते हैं? तो गंगा यमुना के जो है उपजाऊ क्षेत्र में ये चले जाते हैं। अब जब उत्तर वैदिक काल आता है, जब राजा की जो है शक्ति बढ़ने लगती है, तो ये आर्य जो है ये पूर्व की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और इसकी जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है आर्यों के पूर्वी गंगा के मैदानों की ओर जो है विस्तार का जो है उल्लेख मिल जाता है। और कुरु और पांचाल राज्य के आरंभ में है जो है ये फलने फूलने लगते हैं। यानी कि कुरु और पांचाल जो राज्य थे उस समय के, वो क्या होने लग जाते हैं? विकसित होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, कुरु और पांचाल के पतन के बाद कौशल, काशी और विदेह जैसे अन्य राज्यों के प्रभुत्व जो है बढ़ने लगते हैं। और बाद के वैदिक ग्रंथों में भारत के तीन प्रभागों जो है आर्यवर्त उत्तरी भाग, मध्य देश यानी कि मध्य भारत और दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत का जो है उल्लेख मिलता है। यानी कि जो इनका निवास स्थान जो बाद में हो गया वो कौन हो गया? आर्यवर्त। और मध्य भारत और दक्षिणी भारत में जो है आर्य जो हैं ये फैलने लग गए थे, इनका निवास स्थान यहाँ पर होने लग गया था। अगर इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें कि ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे, तो उसमें जो है पहले हम इस नोट्स को पढ़ लेते हैं कि बाद के वैदिक कार्यों में भारतीय भूगोल का व्यापक ज्ञान है जो ऋग्वेद में पाया जाता है। तो भारतीय भूगोल का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यह भारतीय भूगोल के बारे में उस समय की जो स्थितियां थी, इस भूगोल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो ऋग्वेद से पता चलता है। उनमें जो है शोधों और समुद्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि अरब सागर और हिंद महासागर का जो है इसमें आज की डेट में पता लगाया गया है। वर्तमान में ये क्या है? अरब सागर और हिंद महासागर हैं। हिमालय की कई चोटियों का भी उल्लेख इसमें मिल जाता है। और जो विंध्य पर्वत हैं इनका भी जो है ग्रंथों और जो पुरातत्व के जो हमें जो स्रोत हैं पुरातत्व के, उनसे भी हमें ये उल्लेख मिलता है विंध्य पर्वतों का, जो यह दर्शाता है कि आर्य लोग जो हैं पंजाब में गंगा यमुना दोआब से लेकर पश्चिमी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि पूरे बंगाल की सीमाओं तक फैले हुए थे। तो हमें जो जानकारी मिलती है ग्रंथों से वो पता चलता है कि आर्य कहाँ कहाँ फैले हुए थे। तो पंजाब के गंगा यमुना, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे बंगाल की सीमाओं तक ये आर्य लोग फैले हुए थे। अब जो है जब आर्य भारत में फैलने लग गए तो इन्होंने आग लगाकर जो है मैदानों को साफ किया, क्योंकि इनका जो जीवन था वो कृषि आधारित जो है हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है लोहे की खोज हो गई थी। वैदिक काल के अंत में कुछ क्षेत्रों में जलाने के साथ साथ लोहे की कुल्हाड़ी द्वारा भी वृक्ष काटे गए, जिसका उल्लेख श्याम अयस यानी कि गहरा काला धातु के रूप में किया गया है। अब जब लोहे की खोज हो गई तो इन्होंने जो है हल लगाना भी शुरू किया और कुल्हाड़ी से क्या किए? पेड़ों को साफ किया, ताकि वो रहने के लिए जो है स्थान बना सकें। और जो जीवन हो गया वो इनका स्थायी हो गया। कबीलाई तो जीवन था ही, लेकिन क्या हो गया? पशुपालन की जगह कृषि इनका जो है मुख्य जो है व्यवसाय बन गया और इसी के साथ जो है जीवन स्थायी हो गया।
अब जो है जो उत्तर वैदिक काल का जो है हम यहाँ पर समाज के बारे में, इनके सामाजिक जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो दशा थी वो स्थिति ठीक थी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट आने लग जाती है। और जो इनका हमने देखा जो प्राथमिक क्रियाकलाप था वो कृषि था। और जो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें जो है 4 वर्णों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से? जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। तो जो शूद्र थे उन्हें उन्हें यहाँ से मतलब उनमें उन शूद्रों से जो है परहेज नहीं किया जाता है, यानी कि वो अछूत नहीं माने जाते थे। यानी कि इसमें जो है पूर्व जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भी जो है छुआछूत नहीं थी। और महिलाओं को जो है शिक्षा लेने का तो अधिकार था, लेकिन जो है जो उनकी स्थिति है उनमें उसमें जो है गिरावट आ जाती है। और उत्तर वैदिक काल में भी कई विदुषी जो महिलाएं हैं जैसे गार्गी, मैत्रिक, कात्यायनी और जैसे कई महिलाएं जो हैं, महिलाओं का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। लेकिन जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ जाती है, क्योंकि जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पुत्री के जीवन को समस्त जो है दुखों का जो है कारण माना गया है। और मैत्रेय संहिता में जो है महिलाओं को जुआ व यानी कि सुरा यानी कि दारू की तरह जो है बुरी आदत जो है माना गया है। और यहाँ पर जो है बहुपत्नी प्रथा का जो है प्रचलन भी मिलता है। जो कात्यायन ऋषि थे उनकी जो थी उल्लेख मिलता है कि उनकी जो थी 2 पत्नियां थी। और दास प्रथा जो थी वो भी हुआ करती थी। और जो दास प्रथा थी वो राजा द्वारा इनको घरेलू कामकाजों में जो दासों को लगाया जाता था वो होती थी। अब जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं इनको पढ़ लेते हैं कि पुरुष पूर्वजों की पूजा की जाने लगी और स्थितियों की स्थिति खराब होने लगी। वे सभा में उपस्थित थी। जो हमने पढ़ा था कि राजनीतिक जो संगठन थे वो इनके कौन थे? सभा, समिति, विदत थी। इनमें जो है महिलाओं को पहले तो जब हमने पूर्व वैदिक काल देखा था तो उसमें जो थी सभा में उपस्थित होने का महिलाओं को जो था अधिकार था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो इनमें जो थी सभा में उपस्थित होने का अधिकार नहीं था। उन्हें बलि क्रिया से विधवा द्वारा उसके पति की मृत्यु पर विधवा को बलिदान देना पड़ता था। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। स्वयं की बलि यानी कि जो सती प्रथा थी उसका आरंभ यहीं से मिलता है। लेकिन ये जो प्रथा थी वो व्यापक पैमाने पर नहीं थी, यानी कि बड़े पैमाने पर नहीं थी, लेकिन कुछ जो है पैमाने पर थी। क्योंकि भारत में जो है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो जो है एरन अभिलेख से जो है मिलता है। यहाँ पर इतना उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन स्वयं की बलि जो थी उसका आरंभ होने का जो है यहाँ पर उल्लेख जो है प्राप्त होता है। ब्राह्मण की सामाजिक और राजनीतिक दोनों में विशेष अधिकार उपलब्ध हो गए, क्योंकि राजा के बाद अगर किसी को माना गया तो वो ब्राह्मण को माना गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही राजा के लिए जो है यज्ञ किए थे इस काल में। और जाति प्रथा के उदय के साथ कुछ सामाजिक मानदंड जो है विकसित हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी होने लगी? तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित होने लगी, जबकि हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी। और एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी, जैसा कि आज भी होता है। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का जो है वो प्रचलन हो गया। और जैसे कि जो गोत्र क्या था कि जो लोग एक साथ अपनी गायों को बांधते थे वो एक ही गोत्र के जो हैं कहलाए। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में वर्णित हुआ, जिसका अर्थ परिजन होता था। बाद में इस शब्द का अर्थ एक पुरुष का वंशज हो गया। तो बाद में जो है गोत्र क्या होने लगा? जो पुरुष का जो एक पुरुष का वंशज होने लगा उससे गोत्र का अर्थ लगाया गया। कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि जो लोग एक साथ अपनी गायों को बांधते थे उन्हें एक गोत्र का माना गया। और बाद में इसका जो अर्थ लगाया गया वो परिजन से लगाया गया कि ये एक ही परिजन है। गोत्र मुख्य रूप से एक क्या थी? ब्राह्मणवादी संस्था थी। ब्राह्मण जो एक साथ अपनी गायों को जो थे बांधते थे। पहली बार विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख भी मिलता है यहीं से। और आश्रम जो व्यवस्था थी उसका विकास या शुरुआत माना जाता है। 4 आश्रमों का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। और 4 आश्रम जो कौन कौन से थे? एक तो था ब्रह्मचर्य, एक था गृहस्थ, तीसरा जो था वो था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास। तो इन 4 जो है जो आश्रम थे इनका उल्लेख मिलता है। और साथ में जो गृहस्थ आश्रम है उसमें जो है पुरुषार्थ जो है निकल कर आते हैं। तो 4 पुरुषार्थों का उल्लेख भी हमें यहीं से मिल जाता है उत्तर वैदिक काल में।
और यहीं से जो है पहली बार 8 प्रकार के विवाह और 16 संस्कार भी यहीं से निकल कर आते हैं। अब हम जो 8 प्रकार के विवाह थे उनको यहाँ पर देखते हैं। तो इनमें कौन कौन से विवाह थे? एक तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति, गंधर्व, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते थे, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर उत्तर वैदिक काल की राजनीति के बारे में बात करें तो राजा की जो थी शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लोहे का जो विकास होता है या लोहे का निर्माण हो गया था यहाँ पर। उत्तर वैदिक युग के आर्थिक और सामाजिक विकास समकालीन राजनीतिक प्रणाली में परिलक्षित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। शाही जो शक्ति थी यानी कि जो राजा की शक्ति थी वो बढ़ने लगी। सभा और समिति का महत्व खत्म हो गया, यानी कि राजा जो है थोड़ा थोड़ा निरंकुश जो है होने लग गया था। राजा के प्रभाव और प्रभुत्व से राजसु, अश्वमेध, वाजपेयी आदि जैसे यज्ञों में वृद्धि हुई। तो इन यज्ञों का भी उल्लेख जो है मिल जाता है। और कोषाध्यक्ष के रूप में संग्रहित्री और कर संग्राहक के रूप में भागदूह के साथ एक एक अल्प विकसित कर प्रणाली की शुरुआत होती है। तो जो पहले पूर्व वैदिक काल में बलि नामक कर जो दिया जाता था, अब राजा जो है इस कर को जो है स्वेच्छा से लेने लग गया था उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पर जो है सेना जो थी वो स्थायी अभी भी नहीं थी, और नौकरशाही जो थी वो अब क्या हो गई थी, रक्त संबंधी हो गई थी। और यहाँ पर भी जो जनतांत्रिक संस्थाएं मिलती हैं, सभा समिति तो थी लेकिन उनका जो महत्व है वो खत्म हो गया था। और जो हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखी थी कि कुल, विष, विष, जन और जन से निकल कर आया जनपद। तो जनपद जो थी, राजा की शक्ति जब बढ़ने लगी तो जन का जो है विस्तार होने लगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, जनपद में। और यहाँ पर राजा और पुरोहित के जो पुरोहित या ब्राह्मण होते थे उनके बीच में जो सांठगांठ होने लग गई थी, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो राजा के लिए क्या करते थे, पूजा करते थे। और राजा की जो है राजा को एक प्रकार से देव का जो जो ईश्वर होते हैं उनका रूप जो है कहलवाने में ये पुरोहित जो है राजा की मदद करते थे। राजा की उत्पत्ति जो है ये दैविक रूप से बताते थे। ये ब्राह्मण मतलब यज्ञ करके ये बताते थे कि जो राजा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दैविक रूप से हुई है। और जो यज्ञ, जैसे यज्ञ हो गए, बलि हो गए और कर्मकांड का जो जो शुरुआत मिलती है वो इसी युग से या इसी काल से मिलती है, उत्तर वैदिक काल से। और जैसे पहले हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब कैसे हो गई, जन्म के आधार पर, यानी कि जो ब्राह्मण होगा वो पूजा पाठ का ही कार्य करेगा और जो क्षत्रिय होगा वो रक्षा का ही कार्य करेगा। और राजा जो था वो ब्राह्मणों को पूजा के बदले क्या करेगा, दान देगा, और दान के बदले में गाय देगा। और यहीं से जो है गाय का जो महत्व है वो कम होने लगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर वैदिक काल के कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको देखें तो इसमें मुख्य आ जाता है पुरोहित, सेनानी आ जाता है, ब्रजपति आ जाता है और ग्रामीणी आ जाता है, कुलपति होता है, भागदू एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और महिषी हो जाता है, श्रुता हो जाता है। और इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर अथापति जो मुख्य न्यायाधीश होता था, क्योंकि हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था तो वहाँ पर जो है न्याय का अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें मुख्य न्यायाधीश की उत्पत्ति, जिसे अथापति कहा जाता था, वो उसका उल्लेख मिलता है। और अगर इनके आर्थिक जीवन यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो लोहे की खोज के साथ कृषि आजीविका का मुख्य साधन बन गया। माना जाता है कि एटा के जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ से जो है लोहे का जो है प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। लोग जौ का उत्पादन करते रहे लेकिन चावल और गेहूं उनकी प्रमुख फसल बन गया, जबकि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो यव था यानी कि जौ था वो उनका प्रमुख खाद्य था। यहाँ चावल और गेहूं जो है उनका प्रमुख फसल बन गया था। चावल को व्रीहि कहा जाता था और अनुष्ठानों में इसका जो है प्रयोग किया जाता था। गेहूं को गोधुम कहा जाता था। हल बड़े और भारी हो गए और कभी कभी तो खींचने के लिए 24 बैलों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि 24 बैलों वाले हल का उल्लेख जो है मिलता है। और लोगों को जो है खाद की जानकारी भी इसी काल में होने लगी। इसी काल में जो है वैश्य जो है व्यापार करने लगे। हालांकि जो है धन उपयोग का जो है निश्चित प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से मोहरें जो है नहीं मिलती हैं। उस समय साहित्य में वर्णित निष्का शब्द को अक्सर सिक्का समझा जाता था, लेकिन अभी तक ऋग्वैदिक के सिक्कों का कोई वास्तविक नमूना सामने नहीं आया है। बाली, सल्का, भाग राजा को भुगतान किए जाने वाले करदान थे, यानी कि कर जो थे वो कुछ बाली या बली जिसे कहा गया है, सल्का, भाग भाग कर भी राजा लेता था। इस प्रकार के कर जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। सोने और अयस्क के अलावा धातुओं का
धातुओं का अनंत ज्ञान था। तो हमने यहाँ पर इनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के जो लोग रहे होंगे, जो युग था, इसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के बारे में आज देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेदों की, वेदों के भाग की, 6 वेदांगों की और 4 उपवेदों की। इसके अलावा और भी वीडियोस जो है हिस्ट्री के बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।